दोस्तों ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 2 है जिसके पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने मौर्यन डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बेटे बिंदुसार को डिस्कस किया। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बिंदुसार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बिंदुसार का बेटा अशोक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अशोक को अशोक महान भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है, कई हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि अशोक ही मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना, यानी कि इसी की वजह से मौर्य साम्राज्य इसके बाद में खत्म होना शुरू हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को जीत कर दे दिया था। इसके बाद में बिंदुसार जब गद्दी पर बैठा तब उसके पास जीतने को कुछ बाकी नहीं था। एक ही काम उसने बहुत अच्छा किया, अपने फादर के कमाए हुए को मजबूती से संभाल के रखा था। वो हर चीज में अपनी मंत्री परिषद की सलाह लेता था, कोई भी काम अपने मन से नहीं करता था। अब जब बिंदुसार की डेथ हुई तो इसकी डेथ के बाद में 4 साल तक सिंहासन खाली था, यानी 4 साल तक सिंहासन पे कोई भी नहीं बैठा था। हालांकि इसके 2 बेटे जिनके बारे में हमें सुनने को मिलता है इतिहास से, सुशीम और अशोक, दोनों में से कोई भी गद्दी पर नहीं बैठा। शायद दोनों में गद्दी पाने के लिए संघर्ष चल रहा था उस वक्त। अब अशोक अपने फादर बिंदुसार के टाइम पर उज्जैनी का गवर्नर था, उज्जैनी नाम की जगह का गवर्नर था, और इसके फादर के टाइम पर एक विद्रोह हुआ था तक्षशिला में। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए पहले तो इसके फादर ने अपने बेटे सुशीम को भेजा और दूसरी बार जब विद्रोह हुआ तो खुद अशोक को भेजा। अशोक गया, जाके उस विद्रोह को दबाया अपने तरीके से। माना जाता है अशोक अपनी जिंदगी के शुरुआती समय में भगवान शिव का बड़ा उपासक था, यानी भगवान शिव को मानता था। और अगर मैं बौद्ध मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करूं तो बौद्ध मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या बोलती हैं कि अशोक अपनी जिंदगी के शुरुआती समय में बहुत ज्यादा क्रूर था। क्रूर का मतलब बहुत क्रूअल था। उसे एक वर्ड से बुलाया जाता था आताताई। आताताई का मतलब होता है दूसरों को सताने वाला। और वही मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसा बोलती है कि इसने अपने 99 भाइयों को मारकर यह राजा की गद्दी पाई थी। लेकिन इस बात में सच्चाई आज की डेट में बहुत कम लगती है, क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरियंस इस चीज को नकारते हैं। लेकिन हाँ, वो ये बात मानते हैं कि 4 साल तक जब गद्दी खाली थी उस वक्त अशोक अपने भाई सुशीम से लड़ रहा था गद्दी को पाने के लिए। और आखिर में जब इसकी जीत हुई तो यह बना मगध का राजा। मगध का राजा बनने के 8 साल के बाद में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है, कलिंग की लड़ाई, कलिंग का युद्ध। इस चीज को नोट कर लो, राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने अपने पड़ोसी राज्य कलिंग के साथ में एक भीषण युद्ध किया। मैं आपको नक्शा दिखा देता हूं। यह कलिंग था, ठीक है, यह मगध था। राजा बनने के 8 साल बाद में अशोक की लड़ाई होती है कलिंग के साथ में। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है अशोक के द्वारा दिए गए 13वें यानी 13th शिलालेख में। ऐसा कहा गया कि इस लड़ाई में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए और लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। अब कलिंग से लड़ाई लड़ने का कारण क्या था? कलिंग सोर्सेज में यानी संसाधनों में बहुत रिच जगह थी दोस्तों, यानी लोहे की बहुत सारी खानें थी वहां पर। ये एरिया आज हम जानते हैं, आज जहां पर भारत के राज्य हैं, इस एरिया में संसाधन बहुत हैं, यानी ज्योग्राफिकली रिच है ये एरिया। तब भी बहुत रिच था। उस वक्त यहां पर बहुत सारे जंगल थे, तो जंगलों से संसाधन मिल सकते थे। हाथी भी बहुत थे वहां पर। ये एरिया समुद्र को टच करता था, तो बहुत सारे पोर्ट्स भी थे। पोर्ट्स मतलब पत्तन, बंदरगाह। और इसके अलावा उस वक्त अगर मगध साउथ से व्यापार करता तो ये कलिंग बीच में पड़ता था। तो अशोक अगर कलिंग को जीतता तो पैसे में तो खूब फायदा था, और पॉलिटिकली क्या फायदा था कि ये बिल्कुल पड़ोसी राज्य था। हमेशा मगध को इससे चुनौती मिलती रहती थी, तो इसको जीतना जरूरी हो गया। मतलब अगर पड़ोस में ये खतरनाक राज्य हो तो उसे जीतना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इन सब कारणों की वजह से अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, अटैक किया। लेकिन इसका परिणाम क्या रहा? कंक्लूजन क्या निकला कि लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, परिवार उजड़ गए लोगों के, और संसाधन खत्म हो गए, वो अलग। और इसके बाद में अशोक ने जब खुद ये चीज अपनी आंखों से देखी कि लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, संसाधनों का नुकसान हुआ, तो उसका दिल बैठ गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और उसने तलवार के जोर पर जीत पाने की नीति को खत्म कर दिया कि तलवार के जोर पे
हम कोई भी राज्य अब नहीं जीतेंगे, बस। और इसके बाद में अशोक ने अहिंसा, धम्म, शांति के मार्ग को अपना लिया। तो ये थी कलिंग की कहानी। मैं आपको बताता हूं अशोक के अभिलेखों के बारे में। देखो, अशोक ने अपने साम्राज्य के अंदर अफगानिस्तान से कर्नाटक से पश्चिम बंगाल तक, यानी कि बंगाल की खाड़ी तक, बहुत सारे अभिलेख बनवाए। उन अभिलेखों में लंबे लंबे खंबे हुआ करते थे और उनके ऊपर पत्थरों पर शिलालेख करवाया। और उसने उन शिलालेखों में क्या लिखवाया? उस टाइम की कल्चरल जानकारी थी कि उस टाइम पर समाज कैसा होता था, उस टाइम की इकोनॉमिक जानकारी थी, अशोक के खुद के जो तरीके थे उनके बारे में बताया, धम्म नीति के बारे में बताया, अंदर के और बाहर के, यानी कि देश के और विदेश के जो संबंध थे उनकी नीति के बारे में बताया। उस टाइम के बारे में ज्यादातर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो हमको मिलती है अशोक के शिलालेखों से ही मिलती है। अगर हम बाकी चीजों पर जाएं तो वो इतनी ऑथेंटिक जानकारी नहीं देते। जैसे अगर बौद्ध ग्रंथों की माने तो अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया था। अब ये बात कहां तक सच लगती है? 99 ब्रदर्स को मारता तो 4 साल में वो जीत जाता, सबको मार देता और गद्दी पर बैठ जाता। ये चीजें सच नहीं लगती। तो अशोक के बारे में जितनी भी ऑथेंटिक जानकारी हमको मिलती है वो शिलालेखों से मिलती है। अब मैं डिस्कस करता हूं अशोक का धम्म। ये धम्म क्या चीज होती है? धम्म का मतलब होता है धर्म। इसके अंदर अशोक ने कहा कि हमारा धर्म क्या है? हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने गुरुओं का और ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, और हमें किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी के धर्म में फिजूल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, और बेमतलब में संपत्ति जमा नहीं करनी चाहिए। ये सब चीजें अशोक के धम्म में कही गई। अब अशोक को ये धम्म लागू करने की जरूरत क्या पड़ी? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले मैं पॉलिटिकल कारण डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। देखो, कोई भी राजा होता है ना, या फिर कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सबको एक विचारधारा की जरूरत पड़ती है। तो मान लो ये अशोक की एक विचारधारा थी, जिस विचारधारा से अपने राज्य के अंदर शांति कायम की जा सके। तो ये अशोक की एक विचारधारा थी। और उस टाइम पर देखो बहुत सारे धर्म थे, बौद्ध जैन के अलावा भी बहुत सारे धर्म थे। तो इसने ये चीज बोली थी ना कि किसी के धर्म के अंदर बेमतलब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, धर्मों के बीच में तनाव कम होता है कि हमारा राजा सबके बारे में सोचता है, किसी एक धर्म को ज्यादा महत्व नहीं देता। तो बहुत स्मार्ट था अशोक, ऐसी बात नहीं है। हमारा राजा धार्मिक समन्वय चाहता है, हमारा सपोर्ट चाहता है, तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो ये धार्मिक कारण था। अब आर्थिक कारण डिस्कस करते हैं, यानी कि पैसा कहां बीच में आता है। पैसा इसलिए बीच में आता है कि अशोक के राज्य में अलग अलग राज्य थे। मगध संपन्न था, लेकिन बाकी राज्यों में मतलब छोटे मोटे राज्य ऐसे भी थे जो बहुत गरीब थे। तो ये ऊंच नीच जो हो रही थी ना, इसमें बैलेंस बनाने के लिए, अगर बाकी जो गरीब राज्य है उनमें संघर्ष ना हो, इसके लिए, इसका बैलेंस बनाने के लिए धम्म की नीति बहुत जरूरी थी। एक चीज ये कि अशोक के पूर्वज बहुत उदार थे, यानी इसके जो ग्रैंडफादर थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी बहुत उदार थे। वो भी ब्राह्मणों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, सारे धर्मों को समान महत्व देते थे। वही चीज अगर अशोक में आ गई तो कौन सी बड़ी बात है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मौर्यन डायनेस्टी में अशोक को महान क्यों कहा गया है। जिस वक्त सारे राजा ऐसा समझते थे कि तलवार के जोर पर मार काट के ही जीत हासिल की जा सकती है, उस वक्त एक ऐसा राजा जो अपने धम्म यानी कि बीच के रास्ते को अपनाकर शांति से राज चलाना चाहता है, सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करना चाहता है, यहां तक कि नौकरों की भी रिस्पेक्ट करना चाहता है, तो उसे महान नहीं तो और क्या कहेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि बौद्ध धर्म का इस धम्म के अंदर, अशोक के धम्म के अंदर क्या रोल है। देखो, कलिंग के युद्ध के 2.5 सालों के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसने इस धर्म को फैलाने के लिए जितने काम किए शायद ही किसी राजा ने किए होंगे, किसी ने भी नहीं किए होंगे। उसने बौद्ध धर्म के अंदर जो फूट पड़ रही थी ना, उस फूट को खत्म करने की भी कोशिश की थी, रोकने की कोशिश की थी। उसने न जाने कहां कहां पे पूरे साउथ ईस्टर्न एशिया के अंदर बौद्ध प्रचारक भेजे अपने, कि बौद्ध धर्म का प्रचार करो। अपने बेटे को और अपनी बेटी को इन्होंने श्रीलंका में भेजा कि जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। इन दोनों को भेजा। और म्यांमार में किसको भेजा था? सोन और उत्तरा को। खुद भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसने जाने कहां कहां पे यात्रा की।
जैसे सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी, न जाने कहाँ कहाँ पे आर्किटेक्चर बनवाया, बहुत सारे स्तंभ बनवाए, बहुत सारे प्रतीक बनवाए। जैसे आज आप देखो बहुत सारे खंबे हैं, उनके ऊपर देखना शेर, हाथी, वृषभ, ये सब चीज़ें, घोड़ा, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। चक्र मिलेगा, अशोक चक्र, जानवर ज़रूर मिलते थे ऊपर। ठीक है, इसके बाप दादा ने क्या किया था, बिंदुसार और चंद्रगुप्त ने क्या किया था, बाहर के देश, दूर के देश होते ना, पश्चिमी देश, सीरिया, मिस्र, अफ्रीका, मैसेडोनिया, इनसे संबंध बनाए थे। लेकिन अशोक ने अपने आसपास के देश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, इनसे संबंध बनाए थे। आसपास में भी तो संबंध बनाना जरूरी है ना। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ अशोक ने किया था, इसके बाप दादा ने नहीं। आसपास के देशों से दोस्ती बनाना, ये सब करने के लिए डिप्लोमेसी की बहुत जरूरत पड़ती है। और इसमें कोई शक नहीं है, अशोक एक डिप्लोमेटिक राजा था। उससे काफी पहले काफी दूर की सोच रखी थी। और हम कह सकते हैं कि ये चीज काफी हद तक अशोक को जेनेटिक्स में मिली थी, इसके दादा से, चंद्रगुप्त मौर्य से। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। हराने के बाद में भी उसने दोस्तों जैसा बर्ताव किया उससे, कि बेटी से शादी की, 500 हाथी दी, उसके एक दूत को अपने राज्य के अंदर रखा पाटलिपुत्र में। तो इसके दादा ने जो महान काम किए, अशोक ने उसी महान काम को आगे बढ़ाया। यहां तक कि नेपाल में उसने अपनी बेटी चारुमती की शादी करवाई थी। अब नेपाल से भी अच्छे संबंध थे, नेपाल में काफी सारे स्तूप बनवाए हैं। ये सब जानकारी हमें एक लुम्बिनी में अभिलेख है, एक स्तंभ है, रुम्बीन देई पिलर, उससे मिलती है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके प्रशासनिक सुधारों के बारे में बताता हूं। देखो, पहले इसका राज कैसे चलता था और बाद में कलिंग के युद्ध के बाद में इसका राज कैसे चलता था, दोनों के बारे में बताता हूं। पहले राजतंत्रात्मक यानी कि निरंकुश शासन था, जिसके अंदर केंद्र में जो प्रशासन था उसके अंदर राजा होता था, सम्राट होता था। उसके नीचे 18 मंत्री होते थे और 30 अध्यक्ष होते थे, जो अभी तक चलता आया था। ठीक है ना। इसके बाद में इसने क्या किया, इसके आने के बाद में इसने नए अधिकारियों की नियुक्ति करना शुरू कर दी और अपने अधिकारियों को कहता था कि जाके दौरा करके आओ, देख के आओ कि क्या चल रहा है राज्य के अंदर। प्रांतीय प्रशासन की बात करूं तो कुल 4 प्रांत गवर्नर चलते थे उस टाइम पर। इससे पहले इसने 5वें प्रांत का निर्माण करवाया, कलिंग विजय। ठीक है ना। जिला स्तर पर क्या इसने प्रशासन में सुधार किए। पहले क्या होता था, समाहर्ता, युक्त और रज्जुक, ये जिला प्रशासन के 3 मुख्य अंग थे। इसने क्या किया, बाद में पर 1 लाख लोगों पर एक रज्जुक बनाया और उन रज्जुकों को न्याय समता, दंड समता यानी कि विधि के शासन के आधार पर न्याय करने का आदेश जारी कर दिया। ऐसे करके इसने एक सिस्टम क्रिएट किया दोस्तों। फिर इसके बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि ये इतना अच्छा सिस्टम बनाने के बावजूद भी मौर्य साम्राज्य टूटने क्यों लगा। बात तो ये कि अशोक के बाद में कोई भी लायक राजा नहीं बना, इसलिए इस डायनेस्टी का डिक्लाइन शुरू हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह था कि ब्राह्मण विरोधी नीति इस साम्राज्य के अंदर एक बस सबसे बड़ी कमी यह थी कि तुम एक ऐसी जगह पर रहकर जहां पर मेजॉरिटी ब्राह्मणों की है, वहां पर किसी और धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दोगे, मेजॉरिटी तुमसे नाराज नहीं होगी क्या। तो ब्राह्मण विरोधी नीति ये सबसे बड़ा कारण थी। तीसरा कारण यह थी अशोक की शांति, अहिंसा और धम्म की नीति। राज्यों का विस्तार क्यों बंद कर दिया। उस टाइम पर लड़ाई का फैशन था, तो तुमने लड़ाई करना बंद क्यों कर दिया। ये गलतियां तो थी अशोक की। अब मैं आपको बताता हूं कि राजनीतिक कारण क्या रहे। देखो, मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी, उसका वो पिरामिडकार जो शासन की नीति थी ना, मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र में थी, जो चाणक्य ने दी थी कि ऊपर ही ऊपर किंग होगा, नीचे जनता होगी। तो मौर्यन साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी नौकरशाही, जिसमें राजा बहुत इंपॉर्टेंट था और सारी की सारी नौकरशाही उसके प्रति निष्ठावान, वफादार होती थी। एक चीज थी पैसा। शुरू के राजाओं के टाइम पर तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बाद में पैसे की कमी शुरू हो गई और इतना बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था इन लोगों ने कि इतने बड़े एरिया पर कंट्रोल कैसे करेंगे। कंट्रोल करने के लिए इतने सारे लोग लगेंगे, इतने सारे रिसोर्सेज लगेंगे, तो वो कैसे चलेगा, ये कारण था। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो ये था कि इनके जो वंशज निकले थे ना, वो सारे के सारे निर्बल थे। उनमें ये ताकत नहीं थी कि वो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की तरह अपने राज्य को अच्छा चला सके। ज्यादातर इतिहासकार इसी कारण को मानते हैं कि इनके वंशज ठीक नहीं थे। ये सब तो मैंने आपको बताया इसकी हिस्ट्री के बारे में। अब मैं इसके आर्ट की बात करता हूं दोस्तों, कला।
कला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे पहले हड़प्पा सभ्यता और इनके बीच में कोई भी ऐसे ग्रेट आर्किटेक्चर का निर्माण नहीं हुआ दोस्तों। इन्होंने जैसे गुफाएं बनवाई, इन्होंने स्तूप बनवाए, खंबे बनवाए, ये जो पिलर्स कहते हैं जिनको हम, तो इनकी कला दो भागों में बांटी जा सकती है, एक राजकीय कला और एक लोक कला। राजकीय कला में क्या क्या आते थे, जैसे महल, स्तूप, गुफाएं, स्तंभ, ये सारी चीज़ें राजकीय कला होती थी। लोक कला क्या होती थी, यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं। आप देखना यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं जो होती थी ना, धौली का हाथी, मृण मूर्तियाँ, सारे के सारे पॉपुलर आर्ट में आते हैं। बाकी स्तूप, महल वगैरह कोट आर्ट में आते हैं, कोटली आर्ट में। सबसे पहले हम लोग चंद्रगुप्त के महल की बात करते हैं। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एक बड़ा सा महल बनवाया था पाटलिपुत्र में, और इस महल के बारे में हमें फाहियान, हैंसोंग सब के वर्क से पता चलता है। और स्तूप बनवाने का काम किया था अशोक ने। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000, किसको कहते हैं 84,000? आज सांची में जाकर स्तूप देखोगे, वो स्तूप अशोक का ही बनवाया हुआ है। ये स्तूप समाधि का एक प्रतीक होता है दोस्तों। समाधि होती है ना जैसे कब्र वगैरह, वैसे। और गुफाएं, देखो गुफाएं जो थी ना, वो मौर्यों के पहले के जो राजा थे ना, उन्होंने पहाड़ काट के बनवाई थी। अशोक ने सिर्फ 4 गुफाएं बनवाई थी, सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चोपर और लोमश ऋषि। ऐसा कहा जाता है कि ये गुफाएं शायद इन्होंने, जो लोग आजीवन सन्यासी बन जाते हैं ना, उनको दान देने के लिए बनवाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अशोक के स्तंभ, ये देखो दंभ नीति को आगे बढ़ाने के लिए स्तंभ का निर्माण करवाया गया। आप अगर इन पिलर्स को देखोगे ना, बाकी आर्ट्स के अंदर तो आपको जुड़े हुए मिलेंगे, मतलब 2 पत्थर आपस में जुड़े हुए मिलेंगे, लेकिन ये स्तंभ, ये पिलर्स जो है ना, इनकी खास बात यह है कि ये एक ही पत्थर से बनाए गए हैं दोस्तों। एक पत्थर से बना हुआ धौली का हाथी है, ये लोक कला में आता है, पॉपुलर आर्ट के अंदर। इसे आम लोगों ने पत्थर को काट कर बनाया था दोस्तों। उस टाइम के आम लोग जो थे ना, उन्होंने पत्थर से काट कर हाथी का निर्माण करा। पूरी पहाड़ी को काट कर जैसे पत्थर से हाथी बाहर निकल रहा हो, इस तरह से। तो हम लोग डिस्कस करते हैं मौर्यन स्तंभ को, यानी मौर्यन पिलर्स को। देखो, पिलर्स जो होते थे ना, उनको 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें 4 जानवरों का यूज किया गया है। हाथी, बुल यानी कि सांड, लॉयन यानी कि शेर, और हॉर्स यानी कि घोड़ा। ऐसा माना जाता है कि इन स्तंभों को कॉपी करके बनाया गया है, उस टाइम के ईरान के आर्किटेक्चर को कॉपी करके। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला है कि ईरानी आर्किटेक्चर से काफ़ी डिफरेंट है। ईरानी आर्किटेक्चर में काफ़ी सारे पत्थरों का यूज़ होता था, लेकिन इसे एक ही पत्थर काट के बनाया गया है। ईरानी आर्किटेक्चर में आपको ऊपर ही ऊपर इंसानों की मूर्तियाँ मिलेगी, लेकिन यहाँ के जो अशोक ने स्तंभ बनवाए थे, उनके ऊपर देखना जानवरों की मूर्तियाँ मिलेगी। सारे के सारे जानवर भारतीय परंपरा के जानवर है। भारत में जिन जानवरों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, जैसे कि शेर, हाथी, घोड़ा और बैल। देखो, अगर आप ईरानी स्तंभ को देखोगे तो ऊपर एक घंटा बना हुआ है, लेकिन यहां पर उल्टा कमल बना हुआ है, और ये कमल भी शुरू से भारतीय स्वदेशी परंपरा का प्रतीक है दोस्तों। और अशोक के स्तंभों के ऊपर आपको एक चमकीला पॉलिश मिलेगा। पता नहीं किस चीज से किया गया है, किस चीज से बनाया गया है वो पॉलिश, लेकिन वो पॉलिश मिलेगा जो अभी तक बरकरार है, अभी तक बरकरार है। तो इस वीडियो में मैंने आपको अशोक के बारे में जितनी ज़्यादा हो सकती थी उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो नीचे कमेंट में जाकर बताना मुझे कि मुझे इंडियन हिस्ट्री को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।